सैलरी चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। याद रखिए 5 हेड होते हैं हमारे। किसी भी इनकम को टैक्सेबल होने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसे हम 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले सैलरी आता है। सैलरी का मतलब है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उससे जो सैलरी की इनकम मिलती है वो इस चैप्टर में टैक्सेबल हो जाती है। तो सैलरी इज द फर्स्ट हेड ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये पहला हेड है 5 में से। इफ assessee is individual person and doing job, then amount received by him for job is taxable under the head income from salary। देखिए जॉब इंसान ही कर सकता है, सैलरी की इनकम इंडिविजुअल की हो सकती है, कोई कंपनी जाकर के जॉब थोड़ी ना कर लेगी। तो इसलिए लिखा है अगर असेसी इंडिविजुअल है और जॉब करता है तो उसकी इनकम यहां टैक्सेबल होगी। सैलरी की इनकम कैसे निकाली जाएगी ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में बताया गया। इसमें बताया गया है कि हम बेसिक सैलरी को टैक्सेबल करते हैं। जब भी कहीं जॉब लगती है तो वो बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। ये बेसिक कितना पैसा आपको कम से कम मिलना ही है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस मिलता है कभी कभी, बोनस है ना अलग अलग टाइप का हो सकता है। बोनस हो सकता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा सेल टारगेट पूरा किया, वो बोनस हो सकता है। इसके अलावा कई बार दिवाली पर बोनस मिलता है या इस तरीके का बोनस मिलता है। ये बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। कमीशन मिलता है कई बार, कमीशन सेल करने पर, टारगेट पूरा करने पर, ये भी सैलरी का दूसरा नाम है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आती है अलाउंसेस। अलाउंसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सैलरी केवल बेसिक सैलरी बोनस कमीशन के नाम से मिले। अलाउंसेस होता है आपको कैश बेनिफिट मिलते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, उसके लिए आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। आप जब किराए के मकान में रहते हैं तो आपकी बहुत सारी सैलरी रेंट में चली जाती, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा, सैलरी का पैसा रेंट में जा रहा है, तो कुछ हमारी हेल्प करिए। तो अगर एम्प्लॉयर आपको उस रेंट के लिए कुछ पैसा देता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। महंगाई बढ़ रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस। आपको इधर उधर जाने के लिए ट्रेवलिंग कन्वेंस अलाउंस मिला, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला। इवन आपकी मैरिज हुई, आपने एम्प्लॉयर से कहा मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयर ने आपको मैरिज अलाउंस दिया, बच्चे होने पे चिल्ड्रन अलाउंस दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया, आपने कुत्ता पाला वो डॉग अलाउंस दे सकता है। तो ये एम्प्लॉयर की मर्जी है। तो अलाउंसेस तो हजारों लाखों हो सकती है, अनलिमिटेड अलाउंसेस हो सकती हैं, किसी भी पर्पस के लिए अलाउंसेस दी जा सकती है। तो इसे हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, कि इसमें से कितना टैक्सेबल होगा और कितना फ्री होगा। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अलाउंसेस एग्जेंट भी हो सकता है, एग्जेंट मतलब फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेस फ्री भी हो सकता है, अलाउंसेस टैक्सेबल भी हो सकता है, पार्टली टैक्सेबल भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है परक्यूजिट्स का। देखिए परक्यूजिट्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं।
जो हम कह सकते हैं काफी हद तक ठीक भी है। जैसे अलाउंस मिलता है आपको कैश में, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको पैसा मिल गया, लेकिन अगर आपको पैसा देने की बजाय घर ही दे दिया रहने के लिए तो वो परक्यूजिट हो जाएगी। कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला आपको आने जाने के लिए, आपको कार दे दी तो ये क्या हो गया, ये परक्यूजिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि परक्यूजिट कैश में नहीं मिल सकता। फर्क क्या है कि परक्यूजिट प्री डिसाइडेड फिक्स अमाउंट नहीं है कैश में। कैश में मिल सकता है, एक आपके मन में अगर ये हो कि परक्यूजिट नॉन कैश आइटम है तो ठीक नहीं है, कैश में हो सकता है लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जैसे ये बोला गया कि आपके बच्चों के पढ़ाई का जो भी खर्चा आएगा ना स्कूल का वो हम दे देंगे, तो अमाउंट फिक्स नहीं है, जो भी स्कूल का फीस होगा वो हम दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। आपके घर में जो भी बिजली का बिल आएगा वो हम दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। अगर हम कहेंगे कि हम 5,000 रुपए पर मंथ देंगे आपको, तो ये अलाउंसेस है। अगर हम ये कहेंगे कि आपका जो भी बिजली का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो हम दे देंगे या उसका 50% दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। तो परक्यूजिट, कई लोगों को ये लगता है कि परक्यूजिट का मतलब है भैया जो नॉन कैश बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट कैश में भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया वो दे देंगे, तो वो क्या है, एक परक्यूजिट है। इसे भी हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हम बाद में, अभी चैप्टर में डिस्कशन इसके ऊपर भी चलेगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले कुछ प्रॉफिट दिया गया, जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया गया, ये भी तो एक आपको सैलरी की तरह ही मिल रहा है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि आपने कभी ग्रेच्युटी पेंशन का नाम सुना हो। पेंशन होता है कि आप रिटायर हो गए उसके बाद भी आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपने एडवांस सैलरी ले ली तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात अलग है कि आगे जाकर अगले साल दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी, कुछ बेनिफिट मिलेगा वो भी हमारा होगा। एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से कुछ छूट मिलेंगी हमें, डिडक्शंस मिलेगी अंडर सेक्शन 16। इसमें 3 डिडक्शन मिलेंगी हमें। फर्स्ट डिडक्शन जो है सेक्शन 16 और आईए में है, फर्स्ट ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में कितनी होती है। एक सेकंड डिडक्शन मिलती है हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की, और थर्ड डिडक्शन मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की। तो ये तीनों डिडक्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है ये एक स्टैंडर्ड है और ये सबको मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। पहले ये मिलती थी, बीच में 10-15 साल के लिए बंद हो गई, फिर असेसमेंट ईयर 21-22 से फिर से 50,000 मिलने लगी, उससे पहले 40 मिलती थी। मतलब इसमें चेंजेस काफी आते गए। तो अभी फिलहाल आपके लिए ये है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी आपको। यहां पर कंडीशन नहीं है कोई,
आपको मिल जाएगी, सीधी सीधी डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। हाँ, सैलरी तो 50 होनी चाहिए कम से कम। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 50,000 से कम है, आपकी ग्रोस सैलरी 40,000 है या 30,000 है, तो आपको 50,000 की छूट कैसे मिल जाएगी? इसलिए लिखा है कि लोअर ऑफ 50,000 या ग्रॉस सैलरी जो भी कम है, मतलब सीधी सीधी बात है 50,000 मिलेगी। 50,000 रुपए से सैलरी कम है तो पूरी मिल जाएगी, नहीं तो 50,000 तो आपको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये पहली डिडक्शन है जो आपको देनी है। सेकंड डिडक्शन है सेक्शन 16 सेकंड की, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसमें एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा, और वो क्या है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको मिलेगी इन 3 पॉइंट में से कम जो आएगा। एक्चुअल जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी या 5,000, इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगी वो आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होगी। लेकिन ये डिडक्शन केवल और केवल मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। ये पहले फुली टैक्सेबल करते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या पढ़ा था, अलाउंसेस को अभी हमें डिस्कस करना है। तो आपको क्या करना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले यहां फुली टैक्सेबल करना है। ऊपर टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ग्रॉस सैलरी आएगी, फिर उसमें से आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे। पहले आप टोटल लिखेंगे फुली टैक्सेबल, बाद में डिडक्शन देंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ऊपर तो फुली टैक्सेबल कर दिया, नीचे डिडक्शन मिलेगी नहीं, समझ गए? तो टैक्सेबल हो जाएगा उनके लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी डिडक्शन। अब जो मैंने कहा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, आप क्या लिखोगे शॉर्ट नोट्स में? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। 16 सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, और ये 3 पॉइंट लिखेंगे बस, मिनिमम ऑफ दीज 3। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दी जाती है एम्प्लॉय को क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के गेस्ट वगैरह को एंटरटेन करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए कुछ खर्चा करता है, उसके लिए गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर उसको पैसा देता है। सपोज आपका कोई क्लाइंट है, गेस्ट है, वो यूएसए से इंडिया में आया और वो क्लाइंट आपको 50 लाख रुपए का एक साल में बिजनेस देता है। अब उस गेस्ट ने कहा मुझे आगरा देखना है। आपने कहा कोई टेंशन नहीं, आपने आपके एम्प्लॉय ने आपको कहा इन्हें आगरा दिखा लो, वहां आना जाना रहना खाना पीने का सारे का खर्चा, या कुछ और भी अलग अलग पर्पस है, नॉर्मल यहाँ पर उनको खाने पीने का है या घुमाने का है या कोई और भी खर्चा हो सकता है, उसके लिए अलग से इसके अलावा और कोई भी अलाउंसेस हो सकती है। ये भी है, आपको टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा आपके एग्जाम में लिखा आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन दे दो, नहीं तो नहीं, इतनी कहानी आएगी ही नहीं आपके केस में। फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस नो एग्जम्पशन इज गिवन बट इंस्टेड फुली इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। जो मैंने आपको बताया, पहले तो पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेंगे आप और बाद में इसकी डिडक्शन देंगे फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। तो ये 16 सेकंड है जिसके अंदर आपको ये मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। और जो थर्ड है डिडक्शन, वो थर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी प्रोफेशनल टैक्स की या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, सेक्शन 16 थर्ड में। ये क्या है, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लगाती है गवर्नमेंट जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और वो टैक्स दिया गया है एक्चुअल अमाउंट पेड, मतलब ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेमेंट बेसिस पे मिलेगी, तो आपको
जो भी आपने पेमेंट करा है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इफ द एम्प्लॉयर पेड द प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, देखो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर टैक्स की पेमेंट कर रहा है तो आपको सैलरी तो दे रहा है एक तरीके से, अगर आपकी पेमेंट कर रहा है तो पहले तो वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन बाद में उसकी छूट भी मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप खुद पेमेंट करें प्रोफेशनल टैक्स की, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, या आपका एम्प्लॉयर करे, कोई भी पेमेंट करे आपको छूट मिल जाएगी। सेक्शन 16 थर्ड में कितना जो एक्चुअल अमाउंट पेमेंट है, यहां कोई लिमिट नहीं है, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,000, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पेमेंट करेंगे उतना आपको छूट मिल जाएगी। इन तीनों डिडक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर लिखा है मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनको मंथली सैलरी मिलती है 4,500, डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं इसे, महंगाई भत्ता, ये लगभग हर क्वेश्चन में आएगा आपके। इन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस में मिलती है, इन्हें 100 रुपए इन्होंने पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट भी करी है, हमें इनकम फ्रॉम सैलरी बताना है। तो हम क्या डालेंगे हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप हेडिंग में डाल देंगे। तो हमने बात करी थी बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है, 4,500 इंटू 12, 54,000 रुपीज डीए। अलाउंसेस के लिए मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर मैंने आपको कोई अलाउंस के बारे में नहीं बताया फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, तो मैंने डीए के बारे में आपको कुछ बताया नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल। 700 इंटू 12 कितना हो गया, 8,400। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने आपको डिडक्शन के बारे में बताया, उस समय भी बताया, ऊपर पूरा टैक्सेबल होगा ये। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,200। प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट इसने खुद करी है तो इससे कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं जो टैक्सेबल करे। भाई टैक्सेबल करोगे इनकम को ना, इनने तो खर्चा किया, इनकम थोड़ी ना, और कुछ मिलता नहीं इसको, तो हम इसे लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हो गई 69,600, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको सेक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज, और ग्रॉस सैलरी जो भी कम हो तो इन्हें पूरी 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि सैलरी ज्यादा है 50,000 से। फिर इन्हें डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगी वो डिडक्शन मिलेगी। फर्स्ट अमाउंट है एक्चुअल रिसीव्ड, तो एक्चुअल रिसीव्ड है 7,200। सेकेंड है 1/5 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 54,000 का 20%, 54,000 का
20%। बेसिक सैलरी लिखा है वहां पर, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा, बेसिक सैलरी का 20%। तो 54,000 का 20%, 10,800 रुपीज। और थर्ड पॉइंट था 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम हो 5,000, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है। इसके बाद 16 थर्ड में मिलती है डिडक्शन आपको प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल पेड, प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने 100 रुपीज पर मंथ दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने 1200 की पेमेंट करी है, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी और आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी या इनकम फ्रॉम सैलरी। तो 69,600 में से 50,000 माइनस हो गया, 5,000 माइनस हो गया और 1200 माइनस हो गया, तो इनकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 13,400 रुपीज। 13,400 रुपए की इनकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें सीखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है सैलरी की इनकम में टैक्सेबल होने के लिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ओनर होता है ना कि एम्प्लॉय होता है, तो पार्टनरशिप फर्म में जब उसे सैलरी मिलेगी तो वो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां पर क्या है, सैलरी के हेड में तभी इनकम टैक्सेबल होगी जब जो पेमेंट करने वाला है और जो पेमेंट लेने वाला है उनका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी, टैक्सेबल तो होगी लेकिन सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? मास्टर एंड सर्वेंट। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ कह रहा है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आप कहोगे नहीं जी हम तो नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, फिर वहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चरर है कॉलेज में, उसे सैलरी मिलती है, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी क्योंकि वहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। कॉलेज में लेक्चरर है, प्रिंसिपल या डीन वहां का कहेगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस क्लास को पढ़ाना है, तो उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। However, if the lecturer set the question paper of university, the remuneration which he received for setting the paper will not be taxable under the head salary, क्योंकि वो एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी उसका एम्प्लॉयर नहीं है, वो सैलरी की पेमेंट नहीं करते। कोई एक काम कराया पैसा दिया तो वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आता है। सच रेम्युनरेशन would however be taxable under the income from other sources। देखिए कोई मेरे से एक आध काम करा रहा है और मुझे पैसा देके मेरे से काम करा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैसा मुझे देगा तो वो मेरा एम्प्लॉयर हो जाएगा, मैं उसका नौकर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने एक पेपर सेट करने को बोला, मैंने पेपर सेट कर दिया, तो ये थोड़ी ना मैं उनका हर एक कहना उनके हिसाब से रोज चलूंगा, वो मुझे हर महीना पैसा देंगे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पर नहीं है। ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमपी एमएलए है। एमपी कौन होता है? जनता चुनती है। एमएलए कौन होता है? जनता चुनती है उनको। जो इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें एमएलए हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी हो जाते हैं। उन्हें सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो जो उनको सैलरी मिलती है वो भी सैलरी की इनकम में टैक्सेबल नहीं होती, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं उनको जो पैसा सैलरी मिलती है
वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होती है, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। ऐसे ही सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनरेशन जो मिलता है पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, वो भी सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर भी एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए वो कहां पर टैक्सेबल होता है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में, क्योंकि बिजनेस इनकम है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अब एक नई बात करते हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी। कोई इंसान कहता है कि मैं अपनी सैलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं। अगर ऐसा करता है कोई भी एम्प्लॉय कि गवर्नमेंट को पैसा दे देता है अपनी सैलरी का, मुझे नहीं चाहिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि उसने सैलरी गवर्नमेंट को दे दी वापस। जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, उसने कहा मैं सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। देखने सुनने में बहुत कम आएगा ये, ना के बराबर, लगभग आपके पास ये पॉइंट आएगा ही नहीं कभी। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। तो उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं, पैसा कमाया कहां और मिला कहां। तो यहां पर बात हो रही है पैसा कमाया कहां पर। प्लेस ऑफ एक्रूअल मतलब पैसा कहां पर कमाया, अर्निंग कहां पर करी। The golden rule is that salary will be deemed to accrue or arise at a place where services are rendered. सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि जहां पर आप जॉब करते हैं वहीं पर ही आपने पैसा कमाया। दिल्ली में जॉब है तो दिल्ली में कमाया, मुंबई में जॉब है तो मुंबई में कमाया, दुबई में जॉब है तो दुबई में कमाया। ये एक गोल्डन रूल है। इंडिया में सर्विस करी तो इंडिया में कमाया, है ना। पैसा मिला कहां ये बात जरूरी नहीं है, पैसा कमाया कहां, जहां पर काम किया। अगर आपने काम इंडिया में करा है, पैसा इंडिया से बाहर मिले कोई बात नहीं, पैसा मिला बाहर, कमाया इंडिया में। हम तो कमाई की बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ एक्रूवल, अर्निंग कहां पर करें। Similarly, if a person who after rendering service in India retire and settle abroad receive any pension, such pension shall be an income which is deemed to accrue or arise in India as the service on account of which pension accrue were rendered in India. आपने इंडिया में जॉब करी, रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद दुबई चले गए, दुबई में पेंशन मिल गई आपको, तो आप ये नहीं कहोगे कि पेंशन की कमाई आपने दुबई में करी है। गोल्डन रूल क्या है? काम कहाँ करा? इंडिया में। ड्यू कहाँ हुआ? इंडिया में। पेंशन भी उसी जॉब की वजह से मिल रही है जो इंडिया में करी, तो ये भी इंडिया में ड्यू मानी जाए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। आप कौन है? सिटीजन है। पहली बात, आप कौन है? सिटीजन। दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तीसरी बात, इंडिया के बाहर काम कर। तो गोल्डन रूल तो ये हुआ ना, इंडिया के बाहर काम कर रहे हो तो इंडिया के बाहर ही कमाई हुई। लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो मेन बात है उससे अलग, उल्टा। इंडिया के बाहर काम कर रहे हो लेकिन 2 बातें हो रही हैं। क्या? आप इंडिया के सिटीजन हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, चाहे आपने काम इंडिया के बाहर करा तब भी। जैसे आप फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं, भारतीय राजदूत हैं आप पाकिस्तान में जाकर के काम करते हैं, इंडियन एम्बेसी में, आप सिटीजन इंडिया के हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
आप बाहर जाकर काम कर रहे हैं, इंडिया में ड्यू माना जाएगा। In case of government employee who is citizen of India, any perquisite and allowances outside India will be exempt। ये बात अलग है, ये तो हम बाद में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया के बाहर उसे जो भी परक्यूजिट अलाउंसेस मिलेंगी वो सब फ्री हो जाएंगी, वो बात अलग है। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं कि वो कमाया हुआ कहाँ माना जाएगा। कमाया हुआ कहाँ माना जाएगा? इंडिया में। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडिया का सिटीजन है और इंडिया के बाहर काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और बाहर काम कर रहा है तो बाहर की इनकम मानी जाएगी, इंडिया की नहीं मानी जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है टैक्स फ्री सैलरी का। देखो टैक्स फ्री सैलरी कुछ नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट का काम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है पता लगाना कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है कौन सी नहीं है। जब एम्प्लॉय को रिसीव होती है टैक्स फ्री सैलरी एम्प्लॉयर से, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर टैक्स देगा उस पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री है। आपको एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं आपको सैलरी दूंगा और वो टैक्स फ्री होगी, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एम्प्लॉयर कह रहा है हम आपको सैलरी देंगे और वो टैक्स फ्री होगी, इट मींस वो ये कह रहा है आपसे कि जो भी इसका टैक्स है वो हम देंगे, लेकिन टैक्स आपको देना चाहिए। देगा वो? एक बात ध्यान रखना, कोई भी पैसा जो आपको देना चाहिए और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर दे रहा है, वो भी आपको सैलरी दे रहा है एक तरीके से। सपोज आप मेरे यहां जॉब करते हो, ठीक है, और आपकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो आपकी सैलरी एक साल की 1,20,000 हो गई। इसके अलावा मैं कुछ भी खर्चा कर रहा हूं जो आपको करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको सैलरी दे रहा हूं इनडायरेक्टली। मैंने आपके घर का किराया दे दिया तो ये भी मैं सैलरी दे रहा हूं, इसका मतलब आपको। मैंने आपके टैक्स की पेमेंट करी तो मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, इसका मतलब मैं क्यों दूंगा टैक्स? आपका टैक्स मैं क्यों दूंगा? मतलब सैलरी दे रहा हूं ना। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने दिया है वो भी सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगा। और गोइंग ऑफ सैलरी, देखिए एक हमने पढ़ा था सरेंडर ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट के पास में हमने सैलरी को सरेंडर कर दी, वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। ये क्या है? वन सैलरी हैज बीन अर्न्ड बाय एम्प्लॉय, इट बिकम्स टैक्सेबल, चाहे वो कहे कि मैं एम्प्लॉयर से सैलरी नहीं ले रहा, वो एक अलग चीज है। देखो हमने सैलरी ली एम्प्लॉयर से और गवर्नमेंट के पास में सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आप बस ये कह रहे हो जी मेरी सैलरी, हम तो नहीं ले रहे सैलरी, तो भैया सैलरी नहीं ले रहे तो भी गवर्नमेंट कहेगी कि आपकी सैलरी इनकम है, ड्यू बेसिस या रिसीव जो भी जल्दी होता है उस हिसाब से टैक्सेबल होता है, तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आप चाहो तो मत लो, आपकी इच्छा है। The waiver of salary by the employee would be treated as application of income। देखो आपको सैलरी मिली कितनी? 1,20,000, हमने टैक्स लगा दिया, उस 1,20,000 का आप जो मर्जी करो, आप अपने एम्प्लॉयर को वापस दे दो, यही तो मान लिया भैया। आप कह रहे हो हम सैलरी नहीं ले रहे, एक तरीके से आपने सैलरी ली और अपने एम्प्लॉयर को वापस कर दी, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, जैसा मर्जी खर्च करो, हम तो आप पे टैक्स लगाएंगे। तो अगर आप सैलरी को छोड़ दोगे तो भी वो टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, वो बच नहीं पाएगा। एरियर ऑफ सैलरी, देखिए सैलरी हमेशा याद रखना सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपने अप्रैल से मार्च तक काम किया, 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई, मिली नहीं तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, आपने ली नहीं तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। आपने 1-2 महीने की एडवांस सैलरी ले ली अगले साल की, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी जल्दी हो जाए, आपको सैलरी एडवांस में मिले तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। आपने 12 महीने में 15 महीने की सैलरी ले ली, 3 महीने की अगले साल की सैलरी ले ली, 15 महीने की सैलरी इस साल टैक्सेबल हो जाएगी। एरियर अलग चीज है। एरियर क्या होता है, बट इफ देयर आर एनी एरियर ऑफ सैलरी विच हैव नॉट बीन टैक्स्ड इन द पास्ट, सच एरियर विल बी टैक्स इन द ईयर इन विच सच एरियर आर पेड और अलाउड टू द एम्प्लॉय। मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज हुई बैक डेट से। आज तक आपको 10,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ने कहा, पता क्या होता है, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, बैक डेट से सैलरी बढ़ा देती है। कहती है 2 साल पहले की डेट से आपकी सैलरी 1,000 रुपए महीना बढ़ा दी, तो 2 साल का एरियर मिलेगा 12 24 महीने का 1,000 के हिसाब से 24,000 का एरियर मिलेगा इस साल। अभी तक आपको मिला नहीं, ना आपको पता था, टैक्सेबल हुआ नहीं, लेकिन इस साल वो टैक्सेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा डीए आपको मिलेगा 1 जनवरी 3 साल पहले की डेट से, और आज 31 मार्च पिछले साल की 31 मार्च तक, मतलब प्रीवियस ईयर से 1 साल पहले की डेट तक का आपको मिलेगा। तो जो भी हमारा बैकलॉग है सारा का सारा, जब आपको अनाउंस हुआ, जब आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। दिस एरियर विल बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर, जहां पर वो पेमेंट होगी या आप एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके लिए एक रिलीफ मिलती है सेक्शन 89 में। ये क्या होता है, ये इस चैप्टर के एंड में सीखेंगे। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जब हमने टैक्स रेट सीखा तो टैक्स हमें स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है कि भैया इतने लाख तक फ्री है, उसके ऊपर हो सकता है हमें एरियर मिला इस साल और हम बहुत ज्यादा, पिछले 5 साल का एरियर अगर मिल गया तो हमारी स्लैब ऊपर वाली हो जाएगी, हो सकता है 20 की बजाय 30%, 30 मैक्सिमम स्लैब रेट में आ जाए हम। यही 5 साल की एरियर हर साल मिलती तो हमारा टैक्स इतना नहीं बैठता। पिछले 5 साल की एरियर 1 साल मिलने की वजह से हम हायर टैक्स स्लैब रेट में आ गए। उस वजह से जो नुकसान है वो भरपाई करता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो ये चैप्टर के एंड में हम सीखेंगे। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो फॉरेन गवर्नमेंट या एंटरप्राइज अगर एम्प्लॉय को देती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, सिंपल। अगर अलग से सेक्शन 10 में उसे एग्जाम मतलब फ्री नहीं किया हुआ, एक सेक्शन 10 है, बहुत फेमस सेक्शन है, उसके अलग अलग सब सेक्शन है, उसमें बहुत सारी इनकम को एग्जाम किया मतलब फ्री किया। तो अगर फ्री कर रखा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा टैक्सेबल। तो एम्प्लॉय क्या देता है, जनरली बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बेसिक सैलरी, ये तो जरूरी है, बिना इसके तो काम ही नहीं हो सकता। सैलरी में बेसिक सैलरी कितनी है, ये आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और एम्प्लॉयर की कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा कि कितना पे स्केल होगा। बेसिक सैलरी स्केल के ग्रेड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और हर साल जनरली इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। जिस दिन आपने सैलरी जॉब स्टार्ट करी, उस दिन से 1 साल खत्म होने पर आपका जनरली कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है सैलरी के अंदर। और एक हमारी ग्रेड सिस्टम होता है, ये कैसे काम करता है उसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ग्रेड सिस्टम क्या है, certain employees are entitled to a grade system of salary. Under this system, normal annual increment to be given to the employee are already fixed in the grade. जब आपकी जॉब शुरू होती है तभी हम बता देते हैं कि आपका ये ग्रेड है, मतलब आपको हर साल इतना इंक्रीमेंटल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई ने सर्विस ज्वाइन करी, मान लेते हैं 1/5/2019 को, मान लिया इसने सर्विस ज्वाइन करी और
इसको ग्रेड दे दिया गया 12,200 और उसके बाद क्या लिखा है 300, फिर 17,400, फिर 500, फिर 19,400। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको 12,200 रुपए शुरू में मिलेंगे पर मंथ, और जब उसकी ज्वाइनिंग डेट से उसे 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसमें 300 रुपए का इंक्रीमेंटल हो जाएगा सैलरी में, तो उसे फिर मिलेंगे 12,500 रुपए पर मंथ। फिर 1 साल और पूरा होगा तो उसे प्लस 300 और मिल जाएंगे, तो 12,800 पर मंथ मिलेगा। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक बढ़ते 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 उसकी इनकम 17,400 नहीं हो जाती। जब 17,400 हो जाएगी तो फिर उसे 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलना शुरू होगा, और हर साल उसे 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक कि उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 19,400 नहीं हो जाती। 19,400 होने पर उसका इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा, या तो नया ग्रेड सिस्टम के हिसाब से उसे अब मिलेगी या उतना ही मिलेगी। ये ग्रेड सिस्टम है। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हम जब अपनी एम्प्लॉय की करंट ईयर की इनकम निकालते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि उसे सैलरी बढ़ते 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 कितनी सैलरी हो गई है, और उसको इस साल कितना सैलरी पे टैक्स लगाना है, ये हमें देखना होता है। इसी तरीके से अगर ऐसी सैलरी है 12,300, 15,500 और 18,000, तो ये ग्रेड है, तो इसमें 12,000 रुपए से शुरू, और जरूरी नहीं है कि 12,000 से ही शुरुआत हो। इस ग्रेड में किसी भी अमाउंट से शुरुआत हो सकती है। मान लिया उसकी 14,400 से अर्निंग शुरू हुई है, तो 14,400 में 300 ऐड होगा, कितना हो गया 14,700। फिर 1 साल बाद 300 और ऐड होगा, कितना हो गया 15,000। फिर 500 ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्रेड सिस्टम। एक एग्जांपल देखते हैं इसे समझने के लिए कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं और उनकी जॉब लगी है, पे स्केल है 11,500, 14,500, 1,200, 20,500, 1,500 और 28,000। ये क्या कह रहा है कि उसकी जॉब अगर 11,000 पे शुरू हुई है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम तो यही मानेंगे 11,000 पे शुरू हुई, तो 11,000 रुपए पर उसकी अगर पे स्केल स्टार्ट हुई है तो हर साल 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा उसे। और कब तक मिलेगा? जब तक कि 14,500 नहीं हो जाती। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक है ना समझदारी का काम करते हैं। समझदारी क्या है? हमें यह पता चला कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3,500 रुपए का डिफरेंस है। 500 के हिसाब से 7 साल लगेंगे, और 7 सालों में उसकी सैलरी बढ़कर 11,000 से 14,500 हो जाएगी। फिर 1,200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा जब तक कि सैलरी 20,500 नहीं हो जाती है। तो हमने देखा इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 20,500 माइनस 14,500, तो 6,000 का डिफरेंस है। 1,200 के हिसाब से 5 साल लगेंगे सैलरी इनकम 14,500 से 20,500 होने में। और हमने देखा कि इसकी जो जॉब लगी है वो 12 साल पहले ही लगी है। ठीक है, तो अगर आप डेट देखेंगे आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से, मैंने तो यहाँ 12 साल इसीलिए लिख दिया ताकि मुझे हर साल चेंज ना करनी पड़े वीडियो बनाते हुए। आप अगर कंपैरिजन करेंगे अपने करंट ईयर से और ये वाला माइनस करेंगे तो 12 साल आएंगे। तो 12 साल पहले जॉब लगी 1 जुलाई को, और हमारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसमें जॉब लगी 1 जुलाई को, और हमें पता चल गया कि भैया उसकी जो जॉब लगी है उसमें 12 साल हुए हैं,
1 जुलाई को 1 जुलाई को 12 साल हुए हैं, तो 1 जुलाई के बाद में उसे सैलरी मिलनी शुरू होगी 20,500 रुपए पर मंथ। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने तक उसे जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20,500। और इंक्रीमेंट लास्ट हुआ होगा 1,200 रुपए का, तो 1,200 रुपए से इंक्रीमेंट होने से पहले उसकी सैलरी 20,500 माइनस 1,200 19,300 रही होगी, और ये 3 महीने के लिए रही होगी। कुछ बच्चे इसको ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि 1 जुलाई 12 साल पहले लगा से 1 जुलाई 11 साल, इसको सैलरी मिलेगी 11,000 रुपए। फिर 11,500 ऐसे खेल खेलते हैं और 10 मिनट लगा करके यहां तक पहुंचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा देखो, ज्वाइनिंग डेट देख लो। मान लिया ऐसा लिखा हुआ है कि मान लिया आपके में क्या लिखा है, एग्जैक्ट डेट क्या लिखा है, मान लेते हैं ऐसे। मान लिया ये लिखा है कि 1 जुलाई 2009 को आपकी जॉब लगी। मान लिया कि आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, मान लिया। तो हमारे प्रीवियस ईयर में जो 1 जुलाई आएगा वो 2021 आएगा, मान लिया। तो आपको सबसे पहले ये देखना कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। तो फिर आपको ऐसे कैलकुलेट करना, 12 साल बाद इनकम कितनी होगी, और 12 साल बाद इनकम 20,500 होगी, ये हमने पता लगा लिया। 7 साल का इंक्रीमेंट ये है, 5 साल का इंक्रीमेंट ये है। 12 साल का इंक्रीमेंट हुआ है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई के बाद में 20,500 है, उससे पहले 19,300। तो आपको बस 2 मिनट का काम लगाना है और ये निकालना है, ना कि आपको आधा घंटा खेलना है उसमें। तो हमारा 12 महीने की जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 19,300 इंटू 3 प्लस 20,500 इंटू 9। तो ये आपकी सैलरी 12 महीने की आ गई, 2,42,400। ये बेसिक सैलरी है जो फुली टैक्सेबल होती है। यहां पर लिखा है एम्प्लॉयर ने उसको डीए दिया है 20% बेसिक सैलरी, लेकिन केवल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का 6 महीने का दिया है डीए, तो 6 महीने की सैलरी पे मिलेगा। तो डीए ध्यान से देखेंगे, डीए निकालेंगे तो शुरू की 3 महीने की सैलरी 19,300 है, बाद के 3 महीने की सैलरी 20,500 है, और इस सैलरी के टोटल का 20%। तो इस सैलरी के टोटल का 20% हमने देखा, ये डीए हो गया शुरू का, और फिर लिखा है एंड देयर आफ्टर डीए 25% है। तो 25% किस चीज का होगा, 20,500, बाद के 6 महीने की सैलरी का 25% होगा। तो दोबारा से समझ लो ध्यान से, यहां पर लिखा डीए मिलता है शुरू के 6 महीने 20%, तो मैंने शुरू के 6 महीने की सैलरी का 20% निकाल दिया, बाद के 6 महीने की सैलरी का 25% निकाल दिया। तो जब मैंने इसका टोटल करा कैलकुलेशन का, तो वो आ गया 54,630 रुपीज। टोटल सैलरी इनकम आ गई, ग्रॉस सैलरी 29730। हमसे बोला है आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए, तो मैंने क्या करा, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया 50,000 रुपए, 50,000, और 2,47,030 रुपीज मेरी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम।
मुझे पता 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट क्या आ गई? निल। तो अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि जो बेसिक सैलरी है वो फुली टैक्सेबल होती है। डिडक्शंस हमने सेक्शन 16 में पढ़ी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। हमने पढ़ा कि इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो फुली टैक्सेबल होती हैं, जैसे बोनस, कमीशन वगैरह फुली टैक्सेबल होता है। अलाउंसेस के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अलाउंसेस ऐसा है, ये ऐसा है जो हर जगह टांग अड़ाएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। DNS allowance. Employee are given along with basic salary an additional amount which is called DNS allowance. This is given to an employee to compensate him for the increased cost of living. तो महंगाई के बदले में DA दिया जाता है, DNS allowance दिया जाता है। DA is paid to employee on the basis of percentage of basic salary and is always fully taxable just like basic salary. तो आपको क्या ध्यान रखना है? DA हमेशा फुली टैक्सेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अलाउंसेस के लिए हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन DA हमेशा 100% टैक्सेबल हो जाएगा, जस्ट लाइक बेसिक सैलरी। बोनस, ये एक स्टैट्यूटरी पेमेंट होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है प्रॉफिट पर, प्रोडक्शन पर रिलेटेड मैटर से। दिस अमाउंट इज फुली टैक्सेबल, लेकिन ऑन द रिसीट बेसिस। मतलब अगर आपने पेमेंट किया है, मतलब एम्प्लॉय को बोनस मिल गया है तो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं मिला है तो नहीं होगा। जितना मिल जाएगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा रिसीट बेसिस पर। कमीशन, एक एक्स्ट्रा पेमेंट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, तो जो भी फीस या कमीशन के नाम से दिया जाए ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, 100% टैक्सेबल हो जाता है। अलाउंसेस के बारे में हमने बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैश में पेमेंट होता है, ऑफिशियल वर्क के पर्सनल पर्पस कुछ भी हो सकता है। इसको अभी हमने पढ़ना है, डिटेल हमें अभी पढ़नी है इसके बारे में कि क्या टैक्सेबल होगा क्या नहीं होगा, ये अभी हमने पढ़ना है। हो सकता है अलाउंसेस फुली टैक्सेबल हो जाए, हो सकता है फुली एग्जम्प्ट हो जाए, हो सकता है पार्शियली टैक्सेबल हो, पार्शियली एग्जम्प्ट हो जाए। परक्विजिट्स फैसिलिटीज होती हैं, जनरली नॉन कैश होती हैं, लेकिन कभी कभी कैश में भी होती हैं, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है कैश में। इसमें मेनली हमें इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जिसे हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले। कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है फैसिलिटीज, प्राइवेट भी हो सकती हैं, घर के लिए भी काम के लिए दिया जा सकता है फैसिलिटी, आपको ऑफिशियल वर्क के लिए भी दिया जा सकता है। इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, हमें परक्विजिट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये एग्जेंट भी हो सकती है, टैक्सेबल भी हो सकती है, या पार्शियली टैक्सेबल भी हो सकती है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लीव एंड कैशमेंट, पेंशन वगैरह। इसमें से कुछ अमाउंट आफ्टर एग्जम्पशन ग्रॉस सैलरी में ऐड करी जाती है। तो हम क्या टैक्सेबल करेंगे या नहीं, इसे भी हम बाद में देखने वाले। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार ग्रेड सिस्टम के हिसाब से कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, और जो चीजें अभी अभी हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड भी कुछ आ जाएंगे इसमें। मिस्टर जे हैं, एबीसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी हमारे प्रीवियस ईयर से 6 साल पहले 1 जनवरी को जॉब लगी है। 6 साल हो चुके हैं उनकी जॉब को। आपके पास जो असाइनमेंट होगा उसमें डेट देखेंगे तो 6 साल उनके हो चुके हैं। जब उनकी जॉब लगी तो उनका ग्रेड सिस्टम था 10,000, 1,000, 15,000, 2,000 एंड 25,000। हमें पता है कि 10,000 से 15,000 रुपए तक की सैलरी पहुंचने के लिए
5 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि 1000 रुपए के हिसाब से 5000 की सैलरी बढ़ने के लिए 5 साल का टाइम लगेगा 5000 रुपए की सैलरी बढ़ाने के लिए। इन्हें हुए 6 साल, इसका मतलब 6 साल बीच में 1 जनवरी को हो रहे हैं। हमारा जो साल है, ईयर है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एंड होगा। बीच में जनवरी को 6 साल कंप्लीट हुए। 5 साल के बाद हमें पता है इनकी सैलरी 15,000 रही होगी, और 6 साल के बाद ग्रेड के हिसाब से 2,000 रुपए बढ़कर 17,000 हो जाएगी। तो 9 महीना इनकी सैलरी 15,000 रहेगी और 3 महीना इनकी सैलरी 17,000 रहेगी। ये तो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से बेसिक सैलरी आ गया, तो उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। बेसिक सैलरी $15,000 इंटू 9 प्लस 17,000 इंटू 3, तो ये अमाउंट आ गया 1,86,000। कंपनी इनको डीए देती है 25% के हिसाब से। हमने बात करी थी कि डीए 100% टैक्सेबल होता है, तो हम डीए ले लेते हैं। तो 1,86,000 रुपीज हमारी बेसिक सैलरी आ गई। डीए है 25%, कितना हो गया? 25% ऑफ 1,86,000, 46,500। और इन्हें मिलता है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये। 20 लाख रुपीस की सेल पर इन्हें कमीशन मिला 1%। कमीशन भी फुली टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा था। तो 20 लाख पर 1% कितना होता है? 20,000। बोनस भी फुली टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा। बोनस है 5,000, एक बार इन्हें मिला है, तो वो भी इनका टैक्सेबल हो जाएगा। He also receive various allowances of 6,000 per month. अलाउंसेस याद रखिए, अगर हमें कुछ भी नहीं पता रखा तो फुली टैक्सेबल हो जाएंगी। और परक्यूजिट है जिनकी वैल्यू है 4,000 पर मंथ, तो परक्यूजिट भी टैक्सेबल हो जाएंगी। कुछ नहीं बता रखा है तो आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो टोटल कितना आ गया? 3,77,500। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे ग्रॉस सैलरी, इसलिए हमने और आगे काम नहीं किया और हमने इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक दिया। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज की, सेक्शन 15। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द रिसीट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आपको सैलरी ड्यू होगी या एडवांस मिल जाएगी, जो भी जल्दी होगा उस हिसाब से ये टैक्सेबल होगी। लेकिन बोनस हमने बात करी थी, बोनस रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। एरियर ऑफ सैलरी भी और एडवांस सैलरी भी, ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, बाकी सब चीजें ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएंगी। सैलरी कैन गेट ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। देखिए, अप्रैल मंथ की सैलरी, अप्रैल मंथ की सैलरी या तो 30 अप्रैल को ड्यू होगी या 1 मई को ड्यू होगी। क्वेश्चन में बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया तो हम मानेंगे 30 अप्रैल को ड्यू हो जाएंगी, महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो
इन ईदर ऑफ द केसेस सैलरी गेट्स ड्यू फॉर द फुल ईयर एंड शैल बी टैक्सेबल फॉर द फुल ईयर। पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी एक साल में, ये तो तय है। तो सेक्शन 15 हमें बताता है कि सैलरी में क्या आएगा, एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर, या तो इस साल जो टैक्सेबल होगी सैलरी इस एम्प्लॉयर की या पिछले एम्प्लॉयर की सैलरी भी अगर ड्यू हुई है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर हमें सैलरी मिली है, एनी सैलरी पेड, चाहे एम्प्लॉयर से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई ड्यू बेसिस पर, तो अब मिलने पर कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। एरियर के बारे में बात करी थी हमने। एरियर जो होती है वो टैक्सेबल होती है, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई तो अब टैक्सेबल हो जाएगी। एडवांस सैलरी को हम इंक्लूड करेंगे, पहले टैक्सेबल नहीं हुआ तो अब इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एडवांस सैलरी दो बार टैक्सेबल नहीं होगी। इस साल एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी तो अगले साल दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी। If the salary is payable on monthly basis, is normal become due at the end of the month, although it is paid in the next month. ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी ड्यू होती है, जैसे मैंने कहा अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ की सैलरी ड्यू होगी अप्रैल मंथ के आखिरी में, चाहे उसकी पेमेंट अगले महीने हो, मई में हो। इन दिस केस इट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस बिकॉज ड्यू इज अर्लियर देन द रिसीट। देखो एग्जांपल देता हूं मैं। अप्रैल मंथ की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो गई और 7 मई को पेमेंट हुई। दोनों में से जल्दी क्या हुआ, 30 अप्रैल पहले आता है या 7 मई पहले आता है? तो ये ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गया क्योंकि ड्यू पहले आ रहा है, रिसीट डेट बाद में आ रही है। Therefore, salary is normally taxable from April to May. अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही टैक्सेबल हो गई, ऐसे मई मंथ की सैलरी मई में ही टैक्सेबल हो गई, हर महीने की सैलरी उसी महीने टैक्सेबल हो गई। तो हमारा साल कब शुरू होता है, ईयर हमारा शुरू होता है अप्रैल और एंड कब होता है 31 मार्च। हर महीने की सैलरी उसी महीने टैक्सेबल हो रही है, तो इसी 12 महीने की टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी, 12 महीने की टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। हाउ एवर इन सम केसेस सैलरी बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल की जो सैलरी है वो ड्यू हो रही है 1 मई को और इसकी पेमेंट हो रही है 7 मई को। दोनों में से जल्दी क्या हो रहा है, 1 मई। तो इसकी सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, मतलब 1 मई को टैक्सेबल होगी, तो अप्रैल की सैलरी मई में टैक्सेबल होगी। इन दैट केस वी शैल टैक्स द सैलरी फ्रॉम मार्च टू फेब। ये क्या है मार्च टू फेब, इसे समझिए। प्रीवियस ईयर शुरू होता है अप्रैल से, एंड होता है। अब अप्रैल की सैलरी ये है मंथ, कौन सा मंथ है, ये टैक्सेबल, कब टैक्सेबल होगी। तो अप्रैल की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, अब ये भी हमने देखा मई में। मई की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, जून में। लेकिन मई भी इसी साल आता है, जून भी इसी साल आता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मार्च की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, और अप्रैल आता है, तो इसका मतलब ये मार्च की सैलरी इस साल टैक्सेबल नहीं होगी, अगले साल टैक्सेबल होगी। जो पिछला मार्च है, जो पिछला वाला मार्च है वो टैक्सेबल कब होगा, इस साल अप्रैल में, तो वो इस साल टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब फेब की सैलरी टैक्सेबल होगी मार्च में। तो जो 12 महीने हमारे टैक्सेबल के होंगे वो होंगे मार्च से लेकर फेब तक। इसलिए यहां लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, मार्च से फेब की सैलरी टैक्सेबल होगी क्योंकि मार्च की सैलरी, इस साल वाले मार्च की सैलरी अगले साल अप्रैल में टैक्सेबल होगी और पिछले साल वाली मार्च वाली इस साल अप्रैल में टैक्सेबल होगी। तो इसे शॉर्टकट में क्या समझ सकते हैं,
शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, सैलरी ड्यू होती है एट द एंड ऑफ मंथ, तो आप टैक्सेबल करेंगे अप्रैल टू मार्च की सैलरी, क्योंकि हर महीने की सैलरी उसी महीना ड्यू हो जाती है, उसी महीना टैक्सेबल हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ड्यू ही अगले महीने होती है, तो हमारे यहाँ टैक्सेबल होगी मार्च से लेके फेब तक की, क्योंकि इस साल वाली मार्च अगले साल टैक्सेबल होगी, पिछले साल वाली मार्च इस साल टैक्सेबल। तो जो 12 महीने आएंगे वो मार्च से फेब वाले आएंगे, पिछले साल की मार्च आएगी, इस साल की फेब आएगी, इस साल की मार्च अगले साल जाएगी। और अगर महीने के एंड में ड्यू होती है तो 12 महीने अप्रैल टू मार्च ही आएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गार्ड बांध लो, दिमाग में सेव कर लो। अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उसमें भी हम सीख लेंगे। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पर। In the above case, assume that salary becomes due on the first of the next month. मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 में एज्यूम करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 1 में एज्यूम करना है हमें कि सैलरी जो ड्यू होती है फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है और पेमेंट होती है 7 तारीख को। मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि जब भी सैलरी 1 तारीख को ड्यू होती है तो वो 12 महीने हो जाएंगे, मार्च टू फेब। तो ऐसी सिचुएशन में पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक्स एक एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड में, इन्हें 40,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, जो आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, 7 तारीख को पेमेंट होती है। तो सैलरी कौन कौन से महीने की टैक्सेबल होगी? तो हमने क्या सीखा था इसमें, हमारी सैलरी टैक्सेबल होगी अप्रैल मार्च। अब लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि कौन कौन सी सैलरी टैक्सेबल होगी, तो मार्च टू फेब टैक्सेबल होगी। अगर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो बात ही खत्म, लेकिन सैलरी स्लैब के हिसाब से और कोई इंक्रीमेंट है तो सैलरी चेंज हो जाएगी। तो यह मार्च टू फेब टैक्सेबल होगी 40,000 पर मंथ के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये एज्यूम करिए कि उसको सैलरी पेमेंट हुई अब अप्रैल की जो और मई की असेसमेंट ईयर की, हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, यहाँ प्रीवियस ईयर शुरू हुआ अप्रैल से एंड हुआ मार्च में, असेसमेंट ईयर शुरू होता है प्रीवियस ईयर के बाद। ये असेसमेंट ईयर शुरू हो गया, असेसमेंट ईयर का अप्रैल और मई, इन दोनों की सैलरी एडवांस में मिल गई। हमें पता है प्रीवियस ईयर में एग्जाम्पल नंबर 1 है कि उस महीने की सैलरी उसी महीना ड्यू होती है। तो हमने क्या तय करा था एग्जाम्पल नंबर 1 में, अप्रैल से मार्च तक की सैलरी टैक्सेबल हो गई 40,000 इंटू 12 4,80,000 ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे। अप्रैल और मई अगले साल की सैलरी उसने इसी साल एडवांस ले ली, तो ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, तो रिसीव्ड पहले हो गया, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी एडवांस सैलरी? अप्रैल एंड मई असेसमेंट ईयर की अगले साल वाली, नेक्स्ट ईयर वाली एडवांस सैलरी जो मिली है हमें नेक्स्ट ईयर वाली, वो भी इस साल टैक्सेबल हो जाएगी। 2 महीने की 80,000, तो इस साल 5,60,000 रुपीज हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस साल जो टैक्सेबल हो जाएंगे वो 5,60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे।